पिछले 10 दिनों से एक ही स्टॉक चर्चा में है या एक ही ग्रुप चर्चा में है जिसके बारे में पूरा इंडिया बात कर रहा है। स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं और जो इस मार्केट से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे अडानी ग्रुप में चल क्या रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको करना क्या चाहिए। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझिए कि इस पूरे उठापटक के समय में आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट समझते हैं। थर्सडे को एनएससी ने अडानी ग्रुप को एएसएम में डाला है। एएसएम का मतलब क्या हुआ होता है? एडिशनल सर्विलियंस मैकेनिज्म। आरबीआई ने बैंक से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है कि आप लोगों का एक्सपोजर कितना है अडानी ग्रुप में। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? अगर आप नए हो, आपको बहुत कुछ नहीं पता है, तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्यों ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। एक हिडेनबर्ग रिपोर्ट आई, यूएस से रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ये आई कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ओवर द इयर्स स्टॉक के प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाया गया, वैल्यूएशन बढ़े, उन स्टॉक्स को प्लेज किया गया और डेट लिया। और उनका मानना है कि ये जो डेट है वो अनसस्टेनेबल डेट है, उस ग्रुप का मानना है। अब आप एक चीज़ को समझिए, अडानी ग्रुप में क्या एक कंपनी है? अडानी ग्रुप में कई कंपनियां हैं। अडानी एंटरप्राइजेज है, अडानी विलमार है, अडानी पोर्ट है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं और खासकर ऐसी भी कंपनियां हैं जिसमें अडानी नाम नहीं है, जैसे अंबुजा सीमेंट या ईसीसी सीमेंट। तो अब आप एक चीज़ को समझिए, ये छोटा मोटा ग्रुप तो था नहीं, ये बहुत बड़ा ग्रुप था। और इसके बाद गौतम अडानी जो ओनर है इस ग्रुप के, वो थे एशिया के रिचेस्ट पर्सन। अब ऐसे ही ये रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे तो उनका कहना है कि हमने ये रिपोर्ट 1 दिन 2 दिन में नहीं बनाई है, सालों की मेहनत के बाद बनाई है। और उनका जो हिडेनबर्ग रिपोर्ट है, उनका काम ही है ऐसी कंपनियों का पर्दाफाश करना जहां पे बबल्स बन रहे हैं, जहां पे कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब आप ये सोचेंगे क्योंकि ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि उन्होंने 2 साल की मेहनत की है, तो ये सच ही कह रहे होंगे। तो देखिए प्रॉब्लम यहीं से चालू होता है। एज अ इन्वेस्टर अगर आपने बिना सोचे समझे ही अपना मन बना लिया तो आप बायस्ड हो जाओगे, और क्योंकि आप बायस्ड हो जाओगे तो आपके डिसीजंस रॉन्ग होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये समझनी है कि ये एक्विजिशन है। इसके बाद स्टॉक्स में हुआ क्या? लास्ट वीक स्टॉक्स में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो जब ये एक्विजिशन लगे, उसकी टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग ये थी कि गौतम अडानी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ लेकर आ रहे थे। एफपीओ का मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी आईपीओ आया हुआ है, अब उनको पब्लिक से और पैसा चाहिए। तो जब उनको पब्लिक से और पैसा चाहिए तो वो और शेयर्स रिलीज कर रहे हैं। तो ये पहली बार तो नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या हो गया, ये एफपीओ हो गया। तो जब ये एफपीओ आया उसी समय ये रिपोर्ट आई, तो अडानी ग्रुप का रिस्पॉन्स ये था कि ये एफपीओ को बर्बाद करने के लिए है, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये इंडिया पे अटैक है, सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेज या अडानी ग्रुप पर नहीं है। अब बातें ये होने लगी कि शायद एफपीओ फेल हो जाएगा, तो यहां पर इंस्टीट्यूशंस आए और उन्होंने इस एफपीओ को बेल आउट किया। तो जब ये एफपीओ को बेल आउट किया, रिटेलर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ 12% सब्सक्राइब हुआ, लेकिन जो पोर्शन उनको चाहिए था वो पोर्शन उनको मिल गया ट्यूसडे तक। इस बीच में हिडेनबर्ग ने पलटवार करते हुए कहा कि आप अपने स्टॉक मैनिपुलेशन से बच नहीं सकते नेशनलिज्म की आड़ लेकर। इसके बाद में
स्टॉक इन्वेस्टर्स लगातार स्टॉक बेचते रहे और स्टॉक्स लगातार गिरता रहा। तो जब वेडनेसडे को ये स्टॉक लगातार गिर रहा था तो गौतम अडानी ने चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हमने ये जो 20,000 करोड़ उठाए थे, हम वो पैसे लौटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉरली सही नहीं होगा, ये मॉरली सही नहीं होगा कि हम वो पैसा लें जो 3,000 के ऊपर का है और भाव जो है वो 2200, 2300, 2400 चल रहे हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया। ये सिग्नल क्या दिया? ये सिग्नल नेगेटिव चला गया मार्केट में। क्यों मार्केट में नेगेटिव चला गया? सिग्नल इसलिए नेगेटिव चला गया कि लोगों को ये लगने लगा कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो अपना पैसा लौटा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये स्टॉक प्राइसेस अब शायद उस लेवल पे ना रहे, उनके ऊपर में एक एडेड प्रेशर रहेगा। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि थर्सडे को स्टॉक 25, 27, 28% टूटना चालू किए और बाकी ग्रुप स्टॉक्स 10%, 12% इस तरीके से स्टॉक्स गिर रहे थे। तो जब इतनी उठापटक होती है तो प्रेशर चारों तरफ से आता है। ऑपोजिशन पार्टी का प्रेशर है, रिटेल इन्वेस्टर्स की एंग्जाइटी है, इसके अलावा गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने थे। तो यहां पर क्या होता है कि अब आरबीआई एक्शन में है, एनएससी एक्शन में है। एनएससी ने कहा है कि एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, ये होता क्या है? ये सिंपल भाषा में आपको कह रहा हूं। सिंपल भाषा में उनका कहना होता है जब अनयूजुअल एक्टिविटी होती है मार्केट में तो उसे सर्विलियंस मैकेनिज्म में डालना पड़ता है और इसके लिए वो क्या करते हैं? स्टॉक में 100% मार्जिन कर देते हैं। जैसे ही 100% मार्जिन कर देंगे, स्पेकुलेशन करना टफ हो जाएगा ये स्टॉक में। क्योंकि स्पेकुलेशन करना टफ हो जाएगा तो जो रियल इन्वेस्टर्स हैं वही रह जाएंगे मार्केट में, बाहर का दबाव, लिवरेज का दबाव कम हो जाएगा। अब आप इस चीज को समझिए। आरबीआई का कहना है कि बैंक से उन्होंने मांगा है कि आपका एक्सपोजर कितना है। यानी देखिए, हर कोई अब अपना घर सुधारने में लगा हुआ है। हर कोई ये चाहता है कि कल की डेट में जो उठापटक हुई उसके चक्कर में उनके ऊपर में कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, जो कि सही भी है। जब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आपका रिएक्शन यही होना चाहिए। लेकिन अब मैं आता हूँ सबसे बड़ी बात पे। अब हुआ क्या है? अब देखिए, नेक्स्ट डे यानी कल पहले मार्केट गिरता है 40%, जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो गिरती हैं 40%। उसके बाद में स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाती हैं 50%। अब इससे होता क्या है, मैं आपको दो पिक्चर दिखाता हूँ। मेरे पास में एक केस आया जहाँ पे इन्वेस्टर ये कह रहा है मैंने 27 लाख रुपए डाले थे, अब उनकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए रह गई है, मैंने 17 लाख खो दिया है, क्या करूँ? अब पॉइंट ये है, आपने डाला 27 लाख रुपए, ये बड़ा अमाउंट होता है। क्या सोचकर डाला वो बात की बात है, लेकिन अब आप सोच रहे हो क्या करूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे एक बड़ा लॉस है। लेकिन इसके उलट मैं आपको एक और सीन दिखा रहा हूं। कल इंट्राडे में मेरे ही स्टूडेंट ने वहां पर 1,40,000 रुपए कमाए। उसने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। लेकिन देखिए, जब वो स्क्रीनशॉट आया ना, तो वो स्क्रीनशॉट देखकर मुझे एक चीज का ही डर लगा, ये पर्सन अगले दिन भी इसको ट्राई करेगा। अब अगर ये अपना लॉस मिनिमाइज रख लेगा तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ये सोचने लगेगा कि मैं पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए दांव पे लगाऊंगा या और भी ज़्यादा लगा दूंगा, तब वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। तो चलिए अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर का रिएक्शन क्या होना चाहिए। मैंने आपको लॉस भी दिखा दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि पैसे भी बन रहे हैं। तो अब क्या होता है, हर कोई इसी स्टॉक के बारे में चर्चा करेगा। लेकिन अब आपको ना एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर किसी भी स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो आपको इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उससे दूर हो जाना चाहिए। एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं बात कर रहा हूं। कारण क्या है, इसकी टाइमलाइन आप समझिए। जब पहले फ्राइडे को ये स्टॉक गिरा हुआ था, 2800 में था, एफपीओ आना था 3000 के ऊपर, लोग कहने लगे कि भाई बहुत गिर गया है, ये तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। मंडे को क्या होता है, मंडे को स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जब मंडे को स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि हाँ, मेरा एनालिसिस सही था। अब आप यहां पर समझिए इस चीज को। अब क्या आप निकल जाओगे? अगर आपने 2800 में लिया और आपको भाव 3000 के ऊपर मिल रहा है, आप क्या निकल जाओगे? आप नहीं निकलोगे, क्योंकि आपको लगेगा आपको जैकपॉट मिल गया है। अब वो ही जो इसको लग रहा था ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया है 3000 के रेट पे, आज उसने जो भाव है वो 1500 भी देख लिया।
तो अब आप इस चीज़ को समझिए, आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, कमा के निकलने के चांसेस बहुत कम। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। थर्सडे को एक रिपोर्ट आती है, भाव 1600 चल रहा है, बहुत गिर चुका है, निफ्टी 50 स्टॉक्स है, आपको इसको बाय कर लेना चाहिए। 400 रुपये तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। अब आप इस चीज़ को समझिए, भाव 400 रुपये बढ़ने के पहले 1000 रुपये तक आ गया, यानी 600 रुपये नीचे। क्या भाव 2000 तक गया? नहीं, भाव 2000 तक नहीं गया। भाव क्या किया? भाव ने सिर्फ 1000 का जो फॉल था इंट्राडे का, उसको रिकवर करके 1500 पे ले आया। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? आपको एक चीज समझ में आई कि जो भी लोग कहते हैं ये भाव बहुत कम है, उसका बेसिस होता है पिछली प्राइस, और जब नई प्राइस बन जाती है तो लोगों को अब समझ में नहीं आता क्या करें। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ अडानी स्टॉक्स के लिए नहीं है, ये हर बार होता है। हमने पीसी ज्वेलर में देखा है, हमने पीएनबी में देखा है, हमने यस बैंक में देखा है, हमने तो और भी बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये रिसेंट टाइम की बात बता रहा हूं। एक सेट टेम्पलेट होता है, लोग भूल जाते हैं कि इसका भाव गिर भी सकता है, और कहां तक गिर सकता है नोबडी नोस। तो जो लंबी अवधि के लिए स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले क्या चाहिए कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो। जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज ना हो, आप बीच में ना पड़ें, बड़े लोगों की लड़ाई के बीच में आप फंस जाएंगे। सेकंड, अब हम बात करते हैं, क्या मैं नेगेटिव कह रहा हूं? क्या मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको इस ग्रुप के प्राइस एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है तो आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ट्रेड कैसे करोगे? आपको इंट्राडे करना है, ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप ओवरनाइट रिस्क लेते हो तो ये जो पूरे ग्रुप स्टॉक्स है, ये पूरे ग्रुप स्टॉक्स में वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। अगर आपने ओवरनाइट रिस्क लिया तो कोई भी एक न्यूज़ आ सकती है, अच्छी भी न्यूज़ आ सकती है, बुरी भी न्यूज़ आ सकती है, मार्केट गैप में खुलेगा। तो एज ए रिटेल ट्रेडर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है ओवरनाइट का। इंट्राडे कीजिए, इंट्राडे में पर्याप्त मूवमेंट है। दूसरा, क्वांटिटी लिमिटेड रखिए। अगर आप छोटी क्वांटिटी में भी काम करते हो तो यहां पर आपके पैसे बनाने की संभावना ज़्यादा है। और लास्ट पॉइंट जो एक ट्रेडर को ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग इसको ऑप्शंस के थ्रू अप्रोच करते हैं और गलती ये करते हैं, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन को राइट करने की कोशिश करते हैं, आइदर कॉल या पुट। एक नियम समझ लीजिए, जब वोलेटिलिटी हाई होती है तो आप ऑप्शन राइट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन राइट मत कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आप ट्रेडर है, आपको तो इंट्राडे करना है, तो इंट्राडे में आपको बाय में ही बैठना है। बाय में बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाय, या तो कॉल या तो पुट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक चीज होती है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर आपके हाथ में है आपको कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना, न कि एनवायरनमेंट को। देखिए, चर्चा के लिए बहुत बढ़िया है, इसका इसमें ये हाथ है, ये स्टॉक मैनिपुलेशन करता है, ये एक्स करता है, ये वाई करता है, ये जेड करता है। अब मैं अगर आपको प्योरली नंबर्स की बात करूं, देखिए मैं क्यों आपको बार बार ये चीज़ पे आ रहा हूं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं पिछले 10 दिन से मेरे पास में कईयों फ़ोन कॉल आते हैं और एक ही कहानी होती है, करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। मेरा कहना क्या है, ये क्या सिर्फ अडानी स्टॉक है? क्या पूरे स्टॉक मार्केट में एक ही स्टॉक है? हज़ारों स्टॉक है। अच्छी कंपनियों के दाम भी गिरे, जिनका बिजनेस स्टेडी है, जिनके ऊपर में कोई एलिगेशन नहीं है, कंपनियां 100 साल से काम कर रही हैं, हमें वहां पर दिमाग दौड़ाना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ को आपको और समझना है, जब मैं बात करता हूं कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स की, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपका रिएक्शन मायने रखता है मार्केट पे। तो जब आप ये देख रहे हो कि स्टॉक में प्रॉब्लम है, तो आपको ये स्टॉक से दूर रहना है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप इसको इंट्राडे करोगे, पैसे बनेंगे या थोड़ा बहुत जो पैसा जाएगा वो आपको वहाँ से निकलना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद में एटलीस्ट आपके दिमाग में इस चीज़ की क्लैरिटी होगी अडानी ग्रुप के साथ हमें करना क्या है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा या किस टॉपिक पे आप अगला वीडियो चाहते हैं।